जी, सो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने आखिरी मीटिंग में पढ़ा हमने ये था कि जो थिन और थिक फिलामेंट हैं एक्चुअली, अब हमने क्योंकि हमारा पर्पस अब क्या हो चुका है, हमारा पर्पस ये हो चुका है कि मॉलिकुलर बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन हमने देखने हैं कि जो कॉन्ट्रैक्शन है वो किन मॉलिक्यूल्स की वजह से हो रही है, क्योंकि हमें ये पता है कि हर तरह की चीज़ जो है वो बगैर मॉलिक्यूल्स के हो ही नहीं सकती। तो हमने शुरू किया था कि मॉलिकुलर बेसिस में जो थिक फिलामेंट है उसका स्ट्रक्चर क्या है। हमने कहा था कि हर थिक फिलामेंट जो है उसका इतना स्ट्रक्चर होता है और इस इतने स्ट्रक्चर को हमने एक्सप्लेन किया था। और हमने ये कहा था कि मायोसिन हेड्स जो हैं, ये मायोसिन हेड और इन्हीं मायोसिन हेड्स को हम क्रॉस ब्रिजेस भी कहते हैं। उसके बाद हमने बात कर ली थी, अगर जो रिकॉर्डेड लेक्चर में नहीं हुई थी, वो बात ये कर ली थी कि जो थिन फिलामेंट होता है उसकी कंपोजिशन क्या होती है। तो बेटा कुछ ऐसे है कि अगरचे वो क्योंकि वो नहीं आई थी रिकॉर्डिंग में, तो मैं यहीं पर यही स्ट्रक्चर जो है ये दोबारा बनाकर, सो इसको मैं अब एक्सप्लेन करूंगा ताकि हम जो है वो प्रॉपरली इसको समझ सकें। ये दोबारा समझना ज़रूरी है, ठीक है। तो पहले जिन्होंने पढ़ा था उनको भी हेल्प हो जाएगी। अब ये देखिएगा कि यहाँ पर जो है वो कुछ बातें यहाँ पर ऑलरेडी लिखी हुई हैं, इनको हम मिटा लेते हैं ताकि हमारा जो है वो कॉन्सेप्ट वो क्लियर हो जाए और हम तरीके से समझ सकें। सबसे पहली बात ये कि थिन और थिक फिलामेंट कौन से हैं। थिक फिलामेंट वो है जिसके पास क्रॉस ब्रिजेस हैं, ये क्रॉस ब्रिजेस मौजूद हैं। ये जो आपकी ये पूरी चेन जा रही है ग्रीन कलर की, ये क्रॉस ब्रिजेस हैं, ठीक है। और जो थिन फिलामेंट है उसका कॉन्ट्रैक्शन में क्या काम है, अब हमने ये देखना है कि व्हाट is the role of thin filament। थिन फिलामेंट जो है इन कॉन्ट्रैक्शन में थिन फिलामेंट का रोल क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बेटा। थिन फिलामेंट जो है उसकी प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए यहाँ पर है। तो सबसे पहले ये बात जान लीजिए बेटा कि थिन फिलामेंट जो है वो 3 तरह की प्रोटीन से बना हुआ होता है। एक प्रोटीन जो है जो मैंने ब्लैक में बनानी है वो होती है एक्टिन प्रोटीन होती है, ठीक है। दूसरी प्रोटीन जो मैं इसके बाद जो है वो बनाऊंगा रेड में, वो प्रोटीन होती है जिसको हम कहते हैं ट्रोपोमायोसिन, दूसरी प्रोटीन। और तीसरी प्रोटीन जो मैं इसके बाद जो है वो ब्लू में बनाऊंगा वो प्रोटीन कहलाती है ट्रोपोनिन, ठीक है। सो अब जो है वो हम इनको समझेंगे अच्छे तरीके से कि एक्टिन, मायोसिन और ट्रोपोनिन, ये तीन, एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन, ये तीनों किस तरह अरेंज है कॉन्ट्रैक्शन के लिए। तो बेटा सबसे पहले ये देखिए कि जो एक्टिन प्रोटीन है वो एक डबल हेलिक्स होता है, अल्फा हेलिक्स की तरह से ये एक डबल हेलिक्स होता है। और ये जो डबल हेलिक्स होता है इसकी अरेंजमेंट बिल्कुल उस तरह होती है जैसे कोई बीडेड स्ट्रक्चर नहीं होता, उस तरह से इसकी जो है वो अरेंजमेंट होती है ऐसे। ये फिर उसके बाद यहाँ से ये क्रॉस करता है ऐसे, ये फिर वंस अगेन क्रॉस करेगा और ये बिल्कुल अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर जो है, अगर मैं इसको प्रॉपरली बनाऊं तो ये ऐसे है, ऐसे, और उसके ऊपर इसकी दूसरी चेन है। अच्छा, अब जो किस्सा है वो ये है कि यहाँ पर अब आपने जिस बात पर गौर करना है बच्चे, वो बात क्या है, वो बात है असल में ये वाली, वो है कि एक्टिन हैज़ अ ग्रेट टेंडेंसी टू ज्वाइन विद मायोसिन हेड। हमें मायोसिन हेड का पता है, ये पूरी प्रोटीन जो है ये क्या है, ये मायोसिन प्रोटीन है, ठीक है। ये मायोसिन प्रोटीन है और मायोसिन प्रोटीन जो है इसका इतना हिस्सा जो है वो क्या कहलाता है, हेड कहलाता है। सो हमें ये भी पता है कि इस एक्टिन प्रोटीन के बिल्कुल ऊपर मायोसिन प्रोटीन मौजूद है। इधर देखिए कैसे, इधर देखिएगा बेटा, हमने बनाया था ना यहाँ पर एक स्ट्रक्चर ऐसे बनाया था, फिर ऐसे करके ये ऐसे, फिर ऐसे, ये इस तरह से हमने स्ट्रक्चर बनाया था इसका। तो अब देखिए ये हो गया थिक फिलामेंट। और थिक फिलामेंट के उभार क्या हैं, अगर आपने दोबारा से जो है वो रिकॉर्डेड वीडियो देखी हो तो आपको याद होगा कि थिक फिलामेंट के उभार किसको जाहिर कर रहे हैं, मायोसिन हेड को जाहिर कर रहे हैं थिक फिलामेंट के उभार। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर हम इसको जूम करते हैं तो जो थिक फिलामेंट है वो एक्टिन के, यानी मायोसिन हेड जो है वो एक्टिन के बहुत ही करीब है। इधर गौर कीजिएगा, ये देखें, ये मायोसिन हेड है और यहाँ पर एक्टिन है, इनके दरमियान में इतना सा फासला, ये मायोसिन हेड, ये एक्टिन। अब प्रॉब्लम ये है कि हमने अभी क्या कहा, हमने कहा एक्टिन हैज अ ग्रेट टेंडेंसी टू ज्वाइन विद मायोसिन हेड। और दूसरा जुमला क्या है, गौर कीजिएगा, दूसरा जुमला है कि व्हेन एक्टिन ज्वाइंस विद मायोसिन
मसल स्टार्ट कॉन्ट्रैक्शन, ये पिछले लेक्चर में भी आपने देखा होगा कि अगर एक्टिन जो है वो मायोसिन से ज्वाइन हो गया, अगर एक्टिन मायोसिन से जुड़ गया, मायोसिन हेड अगर एक्टिन से ज्वाइन हो जाता है तो इसका मतलब है कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगी, और ये कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हमारी मर्जी के बगैर हो जाएगी। लिहाजा आपको अब क्या चाहिए, आपको अब चाहिए समथिंग, ये जरा गौर से देखिएगा इसको, समथिंग टू कवर एक्टिन। एक्टिन को कवर करने के लिए कोई ना कोई चीज आपको चाहिए कि एक्टिन कवर हो सके। तो अब आप क्या करेंगे, आप एक्टिन प्रोटीन को कवर करने के लिए उसके ऊपर जो है वो एक और प्रोटीन की तह चढ़ा देते हैं, दैट प्रोटीन इज नोन एज ट्रोपोमायोसिन। आप ट्रोपोमायोसिन की प्रोटीन चढ़ा देते हैं किसके ऊपर, एक्टिन के ऊपर। किस वजह से, कि ये मायोसिन से हमारी मर्जी के बगैर ना जुड़ सके। लेकिन अब ये देखिए कि इसके हमने जो ट्रोपोमायोसिन है वो रेड में बनाई हुई है, ठीक है, और ट्रोपोमायोसिन हमने जोड़ी है, कहाँ जोड़ी है, एक्टिन के ऊपर जोड़ी है ताकि मायोसिन हेड उससे ज्वाइन ना कर सके। लेकिन आप देखिए कुछ पॉइंट्स मैंने खाली छोड़ दिए। इन पॉइंट्स को हम कहते हैं बाइंडिंग साइट। बाइंडिंग साइट क्यों कहते हैं, क्योंकि इन पॉइंट्स पर आके मायोसिन हेड ने ज्वाइन होना होता है। मायोसिन हेड के लिए जगह आपको छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि आखिरकार कॉन्ट्रैक्शन अगर करनी है तो वो किस तरह करनी है, मायोसिन को आपने जोड़ना है, मायोसिन को आपने जोड़ना है किससे, एक्टिन से जोड़ना है। तो कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए अगर आपने अपना बाजू मोड़ना भी है, कॉन्ट्रैक्शन करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको मायोसिन को जोड़ना पड़ेगा एक्टिन से। तो इसका मतलब ये हुआ कि मायोसिन को एक्टिन से जोड़ने के लिए जगह तो आपको छोड़नी पड़ेगी। तो बात तो फिर वही हो गई कि अभी भी मायोसिन जो है वो एक्टिन से जुड़ सकता है, ये मायोसिन हेड है, ये मायोसिन हेड तेजी से एक्टिन से जुड़ सकता है, जगह तो आपने फिर भी छोड़ी हुई। यहां किसका रोल आता है, यहां रोल आता है ट्रोपोनिन का। क्या, हम ट्रोपोनिन, तीन छोटी छोटी चेन्स की बनी हुई प्रोटीन होती है, ये जो ट्रोपोनिन होती है इसको हम बाइंडिंग साइट पे लगा देते हैं। ट्रोपोनिन जो है वो बाइंडिंग साइट पर अटैच हुई है, लेकिन इस ट्रोपोनिन को आपने यहां से हटाना होगा। किस टाइम पर इस ट्रोपोनिन को आपने यहां से हटाना होगा, कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पर। अब देखिए आपने, मैंने अभी आपको क्या कहा कि हमारी मजबूरी क्या है कि हमने एक्टिन को मायोसिन से जोड़ना ही जोड़ना है कॉन्ट्रैक्शन के लिए। अब अगर कॉन्ट्रैक्शन करवानी है तो क्या ऐसी चीज हम यूज करेंगे कि यहां से ट्रोपोनिन हट जाए, और ट्रोपोनिन जब हटे तो नीचे से एक्टिन जो है वो मायोसिन से जुड़ जाए। तो बेटा उसके लिए हम क्या काम करते हैं, हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आपको पता होना चाहिए, हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में से कैल्शियम निकालते हैं और वो कैल्शियम आके बाइंड होती है ट्रोपोनिन के साथ। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, ये देखिए, ये मैंने यहां पर पिछले लेक्चर का लिखा हुआ है कि जब कैल्शियम एक दफा कंबाइन हो जाएगी ट्रोपोनिन के साथ तो बाइंडिंग साइट विल बी एक्सपोज्ड। कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पर जैसे ही कैल्शियम इसके साथ आकर अटैच होगी ट्रोपोनिन के साथ, ट्रोपोनिन यहां से हट जाएगी, ट्रोपोनिन हटेगी तो बाइंडिंग साइट एक्सपोज हो जाएगी, और इस तरीके से, ये देखें, इस तरीके से जो मायोसिन है वो एक्टिन के साथ जाकर जुड़ जाएगा, मायोसिन हेड। अच्छा, अब इसमें फायदा क्या हुआ, हमें ट्रोपोमायोसिन, ये देखें, ये ट्रोपोमायोसिन लगाई हुई ना रेड कलर में, हमने ट्रोपोमायोसिन लगाई हुई है। अब फायदा क्या हुआ, अगर हमने पूरी ट्रोपोमायोसिन को कवर ना भी करते तो बेटा, ट्रोपोमायोसिन को अगर कवर ना करते तो ट्रोपोमायोसिन के जरिए अगर एक्टिन को कवर ना करते तो फिर कॉन्ट्रैक्शन ठीक तरह होनी नहीं थी। कॉन्ट्रैक्शन में सारा डिसऑर्डर आ जाता, कॉन्ट्रैक्शन खराब हो जाती, क्योंकि सारी एक्टिन एक्सपोज्ड है। जहां ट्रोपोमायोसिन नहीं लगी होगी वहां सारी एक्टिन एक्सपोज्ड होगी। लिहाजा आपने पहले उसको कवर किया, कुछ जगह छोड़ दी, उन कुछ जगहों पर आपने क्या प्लेस कर दिया, ट्रोपोनिन प्लेस कर दी, और टाइम आने पर आप उसके साथ कैल्शियम को अटैच करेंगे और ट्रोपोनिन ऊपर से हट जाएगी। इस वक्त ये जो फेज है, ये जो इस वक्त आपके सामने ये फेज है, दिस इज नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल, मतलब इसमें कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुई भी। कॉन्ट्रैक्शन कैसे होती है उसके लिए हम आएंगे सबसे पहले वापस किसके स्ट्रक्चर पे, वापस हम आएंगे मसल फाइबर के स्ट्रक्चर पे, ठीक है, मसल फाइबर के स्ट्रक्चर पर आएंगे। मसल फाइबर का स्ट्रक्चर होता है, जो मसल फाइबर का स्ट्रक्चर होता है उसमें मैंने आप लोगों से आखिरी क्वेश्चन ये किया था कि ये तो हो गई एक मसल फाइबर। मसल फाइबर की मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं बेटा, याद है आप लोगों को? जी, मसल फाइबर की मेम्ब्रेन का क्या नाम है?
सार्कोलिमा, ठीक है, सार्कोलिमा। सार्कोलिमा के अंदर हमने कहा था कि हमें एक तो इस तरह के कुछ बैग्स नजर आते हैं, जैसे इसके अंदर बैग्स मौजूद हों। ये बैग्स क्या हैं बेटा, अब आप लोगों ने गौर से बात सुननी है। याद रखिए, ये जो आपको ब्लू कलर के बैग्स नजर आ रहे हैं इस डायग्राम में, दिस इज एक्चुअली SPR यानी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दिस इज एक्चुअली सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो बिल्कुल वही चीज है जो आम सेल्स में क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। फर्क क्या है? फर्क ये है कि इस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भरपूर डिपॉजिट हुआ है क्या, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भरपूर डिपॉजिट हुआ हुआ है कैल्शियम आयन। जी बेटा, मैं वो रिवाइज कर चुका हूँ। वो बहुत कम पोर्शन था जो रिकॉर्डिंग में मिस हो गया था, मैंने वो पोर्शन रिवाइज कर दिया है। वो एक्चुअली यही पोर्शन था जो मैं उस वक्त पढ़ा रहा था। ये फाइबर जो है ना, मैं ये फाइबर बना रहा था और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रहा था, ठीक है। इसमें मैंने यहाँ से बात शुरू की थी ना, यहाँ से बात हुई थी। उसके बाद हमने जब एक्टिन का स्ट्रक्चर पढ़ लिया था, ट्रोपोमायोसिन का, ट्रोपोनिन का, मायोसिन हेड की अटैचमेंट पढ़ ली थी, वहां से रिकॉर्डिंग खत्म हुई थी। तो अब मैंने आप लोगों को फिर बताना शुरू किया था कि मायोसिन हेड। अब देखिए, यहां से अब आगे हम कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहली बात, ट्रोपोनिन को बाइंडिंग, मैंने आप लोगों को क्या कहा था, जो जगह छुटी हुई हैं इनका क्या नाम है बेटा, साथ साथ पार्टिसिपेट करें। जो जगह छुटी हुई हैं इनका क्या नाम है, इनका नाम है बाइंडिंग साइट्स। और इनको किसने कवर किया हुआ है? बाइंडिंग साइट्स। इनको कवर करने वाला, जी, इनको कवर किया हुआ है ट्रोपोनिन ने। ठीक हो गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर कॉन्ट्रैक्शन करनी है तो कॉन्ट्रैक्शन की शर्त क्या है? कॉन्ट्रैक्शन की शर्त ये है कि मायोसिन हेड जाकर अटैच हो किसके साथ, एक्टिन के साथ जाकर अटैच हो। अब एक्टिन के साथ अटैच करने के लिए जरूरी है या किसको हटाया जाए भाई, या हटाया जाए ट्रोपोमायोसिन को जो रेड कलर में है, या फिर बाइंडिंग साइट के ऊपर से किसी तरह ट्रोपोनिन को हटा दिया जाए। ट्रोपोनिन को हटाने के लिए आप क्या करेंगे? अब आइए, यहां से हमारा अब का टॉपिक शुरू हो रहा है। ट्रोपोनिन को हटाने के लिए आप सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलीज कर देंगे कैल्शियम। जब इसके साथ आकर, ये मैं यहां पर थोड़ा सा आपको इसकी डिपिक्शन दिखाता हूं, ये देखिएगा, ये है ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन, और उसके ऊपर ये मौजूद हैं 3 चेन किसकी, ट्रोपोनिन की, ठीक है। और इधर से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने क्या भेजा? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेटा कहां पर है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जी किसके अंदर है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम मसल फाइबर के अंदर है, मसल सेल के अंदर है। और ये जो प्रोटीन के थिक और थिन फिलामेंट है, ये कहां पर है? यही तो गलती हुई है, यही तो आप लोगों ने जो है वो पॉइंट मिस किया हुआ है। बेटा याद रखिए, बंडल्स में। सॉरी दोबारा बोलिएगा, मुझे आवाज नहीं मुझे ठीक तरह आई। ये देखिए, ये एक मसल फाइबर। बेटा जब मसल फाइबर को माइक्रोस्कोप के नीचे रखा था तो क्या नजर आए थे हमें? बैंड, बैंड नजर आए थे, ठीक है। ये जो बैंड्स हैं, लाइट और डार्क बैंड, ये किसकी वजह से बन रहे थे? जल्दी जल्दी, लाइट और डार्क बैंड किसकी वजह से बन रहे थे? लाइट की वजह से। प्रोटीन ओवरलैप था ना। प्रोटीन ओवरलैप ये था कि प्रोटीन इतनी ओवरलैप करती थी कि लाइट पास नहीं हो सकती थी, ठीक है। जहां जहां प्रोटीन ओवरलैप करती थी वहां से लाइट पास नहीं हो सकती थी। जहां जहां प्रोटीन ओवरलैप नहीं कर रही वहां से लाइट क्रॉस होकर हमारी आई तक आ जाती थी। ये बात बताई थी आप लोगों को मैंने, ठीक है। इसके बाद ये माइक्रोस्कोप से होकर हमारी आईज तक आ जाती थी, ये बात बताई थी मैंने, ठीक है। अब ये अगर मसल फाइबर में से लाइट नहीं गुजर पा रही
और कुछ पोर्शन में से लाइट गुजर पा रही है, तो इसका मतलब है हमें लाइट और डार्क बैंड नजर आएंगे। बेटा ये पूरा, इसको मैं क्या कह रहा हूँ, ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है, ये पूरा है मसल फाइबर। इसके अंदर वही प्रोटीन्स मौजूद हैं जो ओवरलैप कर रही हैं। उन प्रोटीन का जब आपने स्ट्रक्चर पढ़ा था तो वो प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसा था, ये स्ट्रक्चर था ना प्रोटीन का, जिसमें हमने कहा था कि कुछ जगहों पर ओवरलैपिंग हो रही है और कुछ जगहों पर ओवरलैपिंग नहीं हो रही, यही स्ट्रक्चर बनाया था। तो इसका क्या मतलब है, इस पूरे स्ट्रक्चर को आप क्या कहते हैं, इस पूरे स्ट्रक्चर को आप कहते हैं मायोफाइब्रिल। इस मायोफाइब्रिल के दो फिलामेंट्स होते हैं, एक होता है थिक और एक होता है थिन। तो ये मायोफाइब्रिल कहां मौजूद हुआ बेटा, मायोफाइब्रिल किसके अंदर मौजूद है, मसल फाइबर। मसल फाइबर। ये मायोफाइब्रिल मसल फाइबर के अंदर मौजूद है। ये जो और ये मायोफाइब्रिल एक्चुअली क्या है, ये प्रोटीन के बैंड्स हैं, ये प्रोटीन बैंड्स हैं, ठीक है। इसकी एक एग्जांपल छोटी सी मैं आपको देता हूं, 1 मिनट के लिए रुकिएगा, अभी आपको समझ आ जाएगा। जी इधर आप लोगों ने देखना है, ये देखें, ये मेरा मार्कर है, ठीक है। इसको आप ये मार्कर को आप मसल फाइबर समझ लें, ये मसल फाइबर है, इसके अंदर इसकी स्पंज है, इस स्पंज को समझ लें मायोफाइब्रिल। मसल फाइबर के अंदर मायोफाइब्रिल होती है। मायोफाइब्रिल प्रोटीन के बैंड्स हैं जो कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं, ठीक है। ये पूरा जो है ये मसल फाइबर है, इसके अंदर जो स्पंज मौजूद है वो मायोफाइब्रिल है। और वो जो मायोफाइब्रिल है, उस मायोफाइब्रिल के अंदर प्रोटीन बैंड्स हैं, और ये प्रोटीन कौन सी प्रोटीन्स होती हैं, ये प्रोटीन होती हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। अगर आप इस मसल फाइबर में से कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन निकाल लें तो मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो सकती, मसल कॉन्ट्रैक्शन विल हॉल्ट, मसल कॉन्ट्रैक्शन रुक जाएगी। समझ आ रही है मेरी बात। तो इसका मतलब यह हुआ कि मायोफाइब्रिल आप किसको कह रहे हैं, मायोफाइब्रिल आप कहते हैं प्रोटीन बैंड्स को, मायोफाइब्रिल आप कहते हैं प्रोटीन बैंड्स को। और उस जो प्रोटीन बैंड्स हैं उनमें से एक थिक है और एक थिन है। थिक का स्ट्रक्चर आपने पढ़ लिया, किधर गया, ये थिक का स्ट्रक्चर पढ़ा था, इसके बाद ये थिन का स्ट्रक्चर पढ़ा था। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, थिक और थिन में कैसे होती है कॉन्ट्रैक्शन। अब आइए वापस, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहां मौजूद है, मसल फाइबर। मसल फाइबर। और मायोफाइब्रिल्स भी कहां मौजूद हैं, मसल फाइबर। इसका क्या मतलब हुआ, अगर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम निकलेगी तो वो सीधा कहां आएगी, मायोफाइब्रिल के पास आएगी। और मायोफाइब्रिल पे यहां क्या मौजूद है, ट्रोपोनिन मौजूद है। याद रखिए, जैसे ही कैल्शियम ट्रोपोनिन से अटैच होगी तो अटैच होने के बाद जो ट्रोपोनिन है वो बाइंडिंग साइट से हट जाएगी। जब तक कैल्शियम अटैच रहेगी ट्रोपोनिन के साथ, तब तक ट्रोपोनिन वापस बाइंडिंग साइट पे नहीं जाएगी। इसका क्या मतलब हुआ, ट्रोपोनिन के लगने से बाइंडिंग साइट एक्सपोज हो गई, ये एक्सपोज हो गई। अब जैसे ही एक्सपोज होगी, इसके ऊपर इसके साथ कौन मुंतजिर है, मुंतजिर है मायोसिन हेड, वो आकर इसके साथ अटैच हो जाएगा। एंड नाउ द कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपको किसी भी तरीके से कैल्शियम रिलीज करवानी है, कैल्शियम रिलीज करवा दो, किसमें से, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में से कैल्शियम रिलीज करवा दो। उसी सेल में क्या मौजूद है, मायोफाइब्रिल्स। जैसे ही कैल्शियम रिलीज होगी वो आकर ट्रोपोनिन पे अटैच होगी, ट्रोपोनिन हट जाएगी और बाइंडिंग साइट एक्सपोज हो जाएगी। जी बच्चे अब बताइए मुझे, अब क्लियर हुआ, ये कहां कहां क्या क्या कुछ मौजूद है, ये बात क्लियर हुई है। ये बहुत कैल्शियम वाला पॉइंट रिपीट कर दें। दोबारा बोलें, क्या रिपीट करवाना है, कैल्शियम वाला पॉइंट। कैल्शियम वाला बेटा। जी सर। हाँ मैं रिपीट कर देता हूँ। देखिए ये जो है ना सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके अंदर कैल्शियम डिपॉजिटेड है, जस्ट लाइक बैग कैल्शियम डिपॉजिट हुई हुई है। कैल्शियम जब इसमें डिपॉजिट हुई हुई है
और इसका गेट होता है, वो मैं अभी आपको फिलहाल नहीं बता रहा, वो मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा। इसका गेट होता है, ये जो गेट है ना ये बंद होता है। जब ब्रेन से मैसेज आता है तो ये गेट खुलता है और कैल्शियम बाहर आ जाती है। जैसे ही कैल्शियम बाहर आती है तो ये देखिए, इसको जरा जूम कर लेते हैं, ये देखें कैल्शियम जैसे ही बाहर आएगी, साथ ही क्या मौजूद है, साथ ही मौजूद है ये, इनको इन लाइंस को मैंने अभी क्या नाम दिया, इन लाइन को मैंने नाम दिया था मायोफाइब्रिल्स, ठीक है। और मायोफाइब्रिल्स के थिन फिलामेंट पे क्या मौजूद है, मायोफाइब्रिल का थिन फिलामेंट मैंने बनाया है इधर, इसके ऊपर मौजूद थी क्या चीज, ट्रोपोनिन मौजूद थी, इसके ऊपर ट्रोपोनिन मौजूद थी। इस ट्रोपोनिन पे आकर वो जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम निकली थी वो आकर अटैच होगी ट्रोपोनिन से। जैसे ही ट्रोपोनिन से अटैच हुई, कैल्शियम की अटैचमेंट की वजह से जो ट्रोपोनिन है वो बाइंडिंग साइट पर से हट जाएगी और बाइंडिंग साइट क्या हो जाएगी, एक्सपोज। और जैसे ही एक्सपोज होगी इसके साथ आकर क्या जुड़ जाएगा, मायोसिन हेड जुड़ जाएगा। जी आदिया, ठीक है, जी सर। ओके। अब अगली बात पर आते हैं। अगली बात जो मैं पिछले लेक्चर में भी स्टार्ट की थी वो अब दोबारा से जल्दी से कर लेते हैं, इससे पहले कोई और मसला हो। देखिए ये आपके पास मौजूद है मायोसिन हेड, मायोसिन का मॉलिक्यूल और ये मायोसिन हेड, ठीक है। ज़्यादा कलर चेंज करने में वक्त नहीं गुजारा करते। जो मायोसिन हेड है उसमें लाइट चेन्स और हैवी चेन्स मौजूद हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि जब तक ये जो मायोसिन हेड है ये इनएक्टिव रहेगा ना, इसको इनएक्टिव रखने के लिए इसकी दोनों चेन्स के साथ क्या जुड़ा रहेगा, एटीपी। दोनों चेन्स के साथ एटीपी जुड़ा रहेगा। जब तक एटीपी जुड़ा रहेगा ये इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा, ठीक है। अगर आपने इसको एक्टिवेट करवाना है, अगर आपने इसको एक्टिवेट करवाना है तो एक्टिव फॉर्म में क्या होगा, आप इसमें जो प्रोसेस लगाएंगे वो होगा एटीपी हाइड्रोलिसिस। और एटीपी हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, आप फॉस्फेट वाले बॉन्ड में ऐड करते हैं वाटर, और जब आप वाटर ऐड करते हैं तो जो ये जो मायोसिन हेड होता है इसकी सूरत हाल कुछ ऐसे हो जाती है, ये देखिएगा। अब क्या है, ये दो लाइट चेन्स बना लें, ये लाइट चेन। अब इसके साथ क्या अटैच रह जाएगा, एडीपी। इसके साथ एडीपी अटैच रह जाएगा, और जब एडीपी अटैच रह जाएगा तो इसमें से एक तो निकलेगी एनर्जी, दोनों में से निकलेगी एनर्जी। दूसरा, अब ये किस फॉर्म में है, नाउ दीज आर इन एक्टिव फॉर्म, सॉरी, नाउ दीज आर इन एक्टिव फॉर्म। अब ये एक्टिव फॉर्म में है, और अब ये किसकी तलाश में है, अब ये तलाश में है कि नीचे मिले इनको बाइंडिंग साइट, दिस इज बाइंडिंग साइट, इनको बाइंडिंग साइट मिले। जैसे ही एडीपी इनके साथ अटैच होगी, एटीपी खत्म हो जाएगी और एडीपी अटैच होगी, ये जुड़ जाएंगे किसके साथ, ये फौरी तौर पर जुड़ जाएंगे बाइंडिंग साइट के साथ। अगर, अच्छा अब मुझे बताइए, अगर मैंने इनको बाइंडिंग साइट से डिटैच करना है तो मैं क्या करूं, जी क्या करूं, हाँ जी हाँ जी, क्या तोड़ के एक्टिव फॉर्म में लाए थे इनको, क्या तोड़ा है, एटीपी। एटीपी। दोबारा इनएक्टिव करने के लिए आप इनको दोबारा से रिवर्स क्या बना देंगे, आप इनको एनर्जी प्लस फॉस्फेट जोड़कर इनको दोबारा से बना देंगे, एटीपी बना देंगे। अब इसका मैं जो है ना एक डिपिक्शन वो आपको देता हूं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। ये डायग्राम जो है वो थोड़ी सी लंबी है, लेकिन इसका फर्स्ट स्ट्रोक देखते हैं। फर्स्ट स्ट्रोक, फर्स्ट क्या है जनाब, छोटी सी चेन बनाते हैं जल्दी से, टाइम नहीं है, ऐसे, ठीक है। इसके साथ क्या अटैच हुआ हुआ है, इसके साथ अटैच हुआ हुआ है एटीपी, ठीक है, एटीपी अटैच हुआ हुआ है, और ये जो है वो यहाँ पर भी एटीपी अटैच हुआ हुआ है, ठीक हो गया। और इसके बिल्कुल नीचे मैंने आपको क्या बताया था, इसके बिल्कुल नीचे क्या मौजूद होता है, इसके बिल्कुल नीचे मौजूद होती है एक्टिन, ये एक्टिन मौजूद है। और एक्टिन जो है उसके साथ साथ हम ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन भी बना देते हैं, ठीक है। और ये जो है वो इसके ऊपर ऐसे
ट्रोपोमायोसिन, और यहाँ पर एक जगह पर हम बना लेते हैं इधर ट्रोपोनिन। ठीक हो गया, ट्रोपोनिन। और अब जो है ये तो हो गया पहला यानी इनएक्टिव फॉर्म। गौर कीजिएगा मेरी बात के ऊपर, कॉन्ट्रैक्शन कैसे हो रही है। इधर देखिए दूसरे लेवल पे क्या होगा यानी एक्टिव फॉर्म में, जैसे ही एक्टिव फॉर्म होगी यानी कॉन्ट्रैक्शन होगी, उसमें क्या होगा, उसमें कुछ यूं होगा कि ये है आपके पास मायोसिन चेन, और इसमें से क्या रिमूव हो चुका है, फॉस्फेट, 2 फॉस्फेट इसमें से रिमूव हो चुके हैं। और अब इसके साथ क्या अटैच्ड है, इसके साथ एटीपी अटैच नहीं है बल्कि इसके साथ अटैच्ड है एडीपी। एक तो ये काम हुआ है। दूसरा काम क्या हुआ है बेटा, आपने ट्रोपोनिन को हटाना था ना, बाइंडिंग साइड पर से आपने ट्रोपोनिन को हटाना था। अब ट्रोपोनिन को हटाने का तरीका क्या था, ट्रोपोनिन को हटाने का तरीका ये था कि आप उसके साथ अटैच कर दें क्या चीज, कैल्शियम अटैच कर दें। जी बिल्कुल, ये आपके पास सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उससे रिलीज हुआ कैल्शियम। कैल्शियम आकर यहां से डायरेक्ट आएगा और किसके साथ जुड़ेगा, ट्रोपोनिन के साथ। जैसे ही ट्रोपोनिन के साथ जुड़ेगा, ट्रोपोनिन यहां से हट जाएगी। नाउ दिस ट्रोपोनिन इज कंटेनिंग कैल्शियम। और इसके साथ ही क्या होगा, ये जो मायोसिन हेड है ये ट्रोपोनिन के हटने के साथ ही इसके साथ अटैच हो जाएगा। जैसे ही अटैच होगा, अब अगला स्ट्रोक देखना है आप लोगों ने बहुत बेटा गौर से। अब आइए तीसरे नंबर पे, तीसरा नंबर लिख लेते हैं जी। सिचुएशन कुछ ऐसी है, अभी हमारे पास सिचुएशन जो है वो कुछ इस तरह की है कि जनाब नीचे जो है मायोसिन, उसके साथ उसको काबू किया हुआ है, नीचे जो एक्टिन है उसको काबू किया हुआ है मायोसिन ने। इधर ऐसे हमारी दूसरी चेन बना लेते हैं, ठीक है ऐसे। और बाकी एडिशनल सूरत हाल क्या है कि यहाँ मौजूद है एडीपी, और यहाँ क्या मौजूद है, ट्रोपोनिन मौजूद है जिसके साथ अटैच है कैल्शियम। ये सिचुएशन बनी पड़ी है इस वक्त। अब सवाल ये है बेटा कि फर्ज करें हमने मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाना है। इधर देखें, अगर एक सार्कोमियर जो है उसकी सिचुएशन ऐसी थी ना, ये सार्कोमियर है, 2 जी लाइंस के दरमियान का रीजन सार्कोमियर, ठीक है, ये। तो जब कॉन्ट्रैक्शन होगी ना, इधर देखिएगा गौर से, जब कॉन्ट्रैक्शन होगी ना तो इधर वाली जी लाइन अंदर को इधर से इस तरफ आएगी और इधर वाली जी लाइन इस तरफ आएगी। दोबारा आपको बता देता हूं कि जिस टाइम पे कॉन्ट्रैक्शन होनी है, दोनों जी लाइंस ने क्लोज आना है। इधर वाली जी लाइन अंदर की तरफ आएगी, इधर वाली जी लाइन अंदर की तरफ आएगी। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि मायोसिन हेड जी लाइन को अंदर की तरफ खींचेंगे। ये पॉइंट क्लियर है आप लोगों को? ये देखिएगा, मैं आप लोगों को ना एक डायग्राम बनाकर दिखाता हूं, उससे आप लोगों को काफी हद तक क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, ये देखिएगा, क्या ऊपर वाली और नीचे वाली डायग्राम में कोई फर्क है? इस डायग्राम में और इस डायग्राम में कोई फर्क है? अगर है तो क्या है? डिस्टेंस कम हो गया, छोटा हो गया। सार्कोमियर की लेंथ शॉर्ट हो गई है, दोनों तरफ से वी लाइंस अंदर की तरफ आई हैं। जब दोनों तरफ से वी लाइंस अंदर की तरफ आई हैं और सार्कोमियर की लेंथ शॉर्ट हो गई है, इसका यकीनी तौर पे क्या मतलब है? इसका यकीनी तौर पे मतलब ये है कि जो मायोसिन हेड है वो एक्टिन को अंदर की तरफ खींचेगा। मायोसिन हेड एक्टिन को अंदर की तरफ खींचेगा, और जब मायोसिन हेड ने एक्टिन को अंदर की तरफ खींचना है तो क्या ये यही कॉन्ट्रैक्ट रहते हुए इसको अंदर की तरफ खींच सकता है? मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूं, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास जो है वो एक सरफेस है, ये मायोसिन हेड है, ये अटैच हो गए। फॉर एग्जांपल ये थिन फिलामेंट है, ठीक है। मैं चाहता हूं ये थिन फिलामेंट, मैं मायोसिन हेड अटैच करूं और ये थिन फिलामेंट अंदर को जाता रहे, ऐसे जाता रहे। अब मैं क्या करूंगा, ये मायोसिन फिलामेंट मैंने अटैच किया मायोसिन हेड,
अंदर को खींचने के लिए मुझे क्या करना होगा? अंदर को खींचने के लिए मुझे मायोसिन हेड डिटैच करके दोबारा अटैच करने होंगे। जैसे जैसे मैं डिटैच करके अटैच करूंगा, ये वाला जो थिन फिलामेंट है अंदर की तरफ मूव करता जाएगा। दोबारा देखिए, ये आपके पास थिन फिलामेंट है, ये मायोसिन हेड्स हैं, ये मायोसिन हेड्स आके अटैच हो गए, ठीक है। अब मैं चाहता हूं ये अंदर की तरफ ऐसे जाए थिन फिलामेंट, और जो थिक फिलामेंट है उनकी भी मूवमेंट हो। ये देखिए, ये एक मायोसिन हेड, ये दूसरा मायोसिन हेड, मैंने एक अटैच किया, दूसरा अटैच किया। अब जब तक मैं मायोसिन हेड्स को आगे नहीं बढ़ाऊंगा, एक्टिन पीछे नहीं जाएगा। लिहाजा अब मुझे मायोसिन हेड को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना होगा? जहां से वो अटैच हुआ है वहां से डिटैच करके अगले पे अटैच करना होगा। ये वाला भी जहां से अटैच हुआ है वहां से डिटैच करके अगले पे अटैच करूंगा, ये पीछे आ जाएगा। फिर डिटैच करके अगले पे अटैच करूंगा, इसको भी डिटैच करके अगले पे अटैच करूंगा, ये फिर पीछे आ जाएगा, ये पीछे को आ जाएगा, ठीक है। इसकी सिचुएशन को अब हम समझते हैं इधर डायग्राम से। ये देखिए, चौथा स्ट्रोक समझिएगा। चौथी सिचुएशन में क्या हो रहा है? चौथी सिचुएशन में आप इस जगह पर दो काम कर रहे हैं। नंबर 1, रिमूव कैल्शियम। आप सबसे पहले किसको रिमूव कर रहे हैं? कैल्शियम को। कैल्शियम को रिमूव करने से क्या होगा? ट्रोपोनिन वापस आएगी। नंबर 2, कन्वर्ट एडीपी टू एटीपी। एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि अब मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया? एडीपी को कन्वर्ट कर दिया एटीपी में। और जब एटीपी में कन्वर्ट किया तो आपको पता है कि जैसे ही एटीपी आ जाए तो मायोसिन हेड जो है वो किस फॉर्म में आ जाते हैं? इनएक्टिव फॉर्म में आ जाते हैं। और दूसरी सिचुएशन क्या है भाई? दूसरी सिचुएशन ये है कि यहां पर जो बाइंडिंग साइट थी उसको अब कौन कवर कर चुका हुआ है? दोबारा से कवर कर चुका हुआ है ट्रोपोनिन। ये हट गए। अब यहां पर ये स्ट्रोक पीछे की तरफ जा रहा है क्योंकि ये डिटैच हुए हैं। अब इनका क्या काम है? ये अब अगली बाइंडिंग साइट की तरफ मूव करेंगे। अगली बाइंडिंग साइट की तरफ कैसे मूव करेंगे? इधर देखिएगा अगली डायग्राम में। मैं अब आप लोगों को एक बाइंडिंग साइट दिखाता हूं। एक बाइंडिंग साइट ये वाली है। ये वाली जो बाइंडिंग साइट है ना, ये पास्ट बाइंडिंग साइट है। मतलब ये वो बाइंडिंग साइट है जिससे हमारा मायोसिन हेड पहले अटैच हुआ था, ठीक है। और अब अगली वाली आ रही है, अब अगली वाली बाइंडिंग साइट आ रही है। अब क्या होगा? इधर देखिए, अब वही मायोसिन हेड जो पहले इस वाली से अटैच हुआ था, अब वही मायोसिन हेड अगली दफा में इस वाली बाइंडिंग साइट से अटैच होगा। और इधर वाला भी। इसके साथ कौन अटैच होगा? इसके साथ इससे पिछला मायोसिन मॉलिक्यूल अटैच होगा। और इससे अगले वाली बाइंडिंग साइट पे कौन अटैच होगा? अगर मैं यहां भी बनाता हूं, फर्ज करें ये एक्टिन है, इससे अगली बाइंडिंग साइट पे एक और मायोसिन मॉलिक्यूल अटैच हुआ होगा। और इन सब की क्या सूरत हाल होगी? इन सब के साथ एटीपी ब्रेक होकर दोबारा से किस में चेंज होगी? एडीपी में चेंज होगी। अब जरा आप खुद अंदाजा लगाइए, मैं अब आप लोगों को बनाकर दिखाता हूं। ये जंपिंग हो रही है ऐसे, सॉरी यार जल्दी कर लो, प्लीज बनना होना। नो ओ ना यार, ओ बेड़ा फर्क, सारी मेहनत का नाश मार देता। इतनी क्विक काम का ना ये नुकसान होता है। अल्लाह के बंदे यार पीछे से दिखा रहे हो, चलो खैर। इसको कहते हैं वॉक अलोंग थ्योरी। वॉक अलोंग थ्योरी क्या बताती है आपको? कि जो मायोसिन मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक के बाद एक अटैच होता है, फिर डिटैच होता है, फिर अटैच होता है, फिर डिटैच होता है। ये वॉक अलोंग थ्योरी का वर्ड आपके बुक में नहीं है, इसलिए इसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो ना दीजिएगा। ये अब मैं 3 मायोसिन मॉलिक्यूल्स बना रहा हूँ, ये 3 मायोसिन मॉलिक्यूल्स हैं।
और उसके नीचे हम बना लेते हैं एक्टिन, लंबी सारी चेन बना लेते हैं ये। फिर उसके बाद एक बाइंडिंग साइड इसके नीचे, फिर एक बाइंडिंग साइड इसके नीचे, ठीक हो गया। और यहाँ पर छोटी छोटी ट्रोपोनिन दे देते हैं जिसके साथ क्या अटैच हुआ हुआ है, कैल्शियम अटैच हुआ हुआ है यहाँ पर भी। और इन मायोसिन हेड की क्या सूरत हाल है, मायोसिन हेड के साथ क्या अटैच है, एडीपी के एटीपी, हाँ क्या बोले, एडीपी, एडीपी अटैच है, ठीक है। और इसको थोड़ा सा हम एलोंगेट कर देते हैं कि ये इसके साथ अटैच हुए हैं ऐसे। सो कॉन्ट्रैक्शन क्या कहती है, कॉन्ट्रैक्शन ये कहती है कि ये जो मायोसिन हेड्स हैं ये एक के बाद अटैच होकर अगले से डिटैच होने के लिए आपको क्या देना पड़ेगा, आपको इसको डिटैच करने के लिए देनी पड़ेगी एटीपी, और इसको अटैच करने के लिए आपको आपको क्या तोड़नी पड़ेगी, एटीपी फिर से तोड़नी पड़ेगी। डिटैच करें तो एटीपी दें, अटैच करें तो एटीपी तोड़ें। इसका क्या मतलब हुआ, अब जरा आइए गौर कीजिएगा बात के ऊपर, बड़ी ही जबरदस्त किस्म की बात अब मैं करने लगा हूं आपके साथ। ये देखिए, ये जो है हमारा 2 जी लाइन, ये भी जी लाइन, ये एक का थिन फिलामेंट, ये दूसरे का थिन फिलामेंट। अब जरा इस पिक्चर को हम जूम करके बनाएंगे। ये देखिएगा, ये देखिए कि हर दफा ये जो जंपिंग है ऐसे, फिर उसके बाद अगली जंप, फिर उसके बाद अगली जंप, जितना ज्यादा अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्शन होगी उतने ही ज्यादा नंबर ऑफ एटीपीज होंगे। यानी आप जितना ज्यादा सार्कोमियर को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उतना ही ज्यादा आपको एटीपीज देनी पड़ेंगी। हर 2 जी लाइंस के दरमियान में जितनी ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगी उतना ही ज्यादा एटीपीज डिटैच होंगी, अटैच होंगी, डिटैच होंगी, अटैच होंगी। मतलब आप एक सार्कोमियर में पता नहीं कितनी एटीपी खर्च कर जाते हैं। मैंने आपको क्या बताया था कि क्या मसल फाइबर में एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है, मसल फाइबर में कई कई माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं और कई कई न्यूक्लियस होते हैं। उसकी वजह ही यही है कि आपकी प्रोटीन टूटती भी इतनी है, बनती भी इतनी है, इतनी एनर्जी चाहिए होती है कि आपको हर वक्त इसमें माइटोकॉन्ड्रिया देने पड़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया देंगे तो ही इतनी एटीपी मिलेगी कि आपका जो एटीपी है उसकी डिमांड पूरी हो सके, किसमें, ये जो मूवमेंट है इसमें, ठीक है। अब आइए एक आखिरी बात करके जो है वो अपने कॉन्ट्रैक्शन वाली बात खत्म करते हैं, और वो क्या है, जी अब मैं जरा इसकी डायग्राम बड़ी बनाऊंगा। बेटा एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल। स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल क्या कहता है, स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल ये कहता है कि जिस टाइम पे कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है उस टाइम पर कुछ चेंजिंग आती हैं एक सार्कोमियर में, एक एक सार्कोमियर में कुछ चेंजेस आती हैं। चेंजेस क्या आती हैं, सबसे पहले ये देखिए, ये जी लाइन है ना बेटा, थोड़ा सा और बैठिएगा, ये जी लाइन है, ठीक है। ये वाला जो जोन है ये कौन सा है, ये एच जोन है, और इसके दरमियान कौन सी लाइन है, एम लाइन है, ठीक है। चेंजिंग क्या आती हैं कि जब कॉन्ट्रैक्शन होती है ना, कॉन्ट्रैक्शन होती है तो सिचुएशन कुछ ऐसे होती है। अच्छा, उसके बाद फिर एक और चीज याद रखिए कि इसके आगे भी तो वो मौजूद है ना, एक सार्कोमियर मौजूद है, ठीक है। और आपको पता है कि यहां से अगले का थिक फिलामेंट शुरू हो रहा है, इधर से थिक फिलामेंट शुरू हो रहा है, इसका थिक फिलामेंट इधर से शुरू हो रहा है। 2 थिक फिलामेंट्स के दरमियान में जो पोर्शन है जहां प्रोटीन ओवरलैप नहीं कर रही, वो पोर्शन क्या कहला रहा है, आई बैंड, ठीक है। तो अब देखिए सिचुएशन चेंज क्या होती है जब कॉन्ट्रैक्शन होती है।
जी बेटा जी, जब कॉन्ट्रैक्शन होती है तो कुछ सिचुएशंस कुछ इस तरह से चेंज होती हैं कि कुछ रीजन्स डिसअपियर हो जाते हैं। ये देखिए, ये ऐसे ऐसे। जी बेटा, कौन सा रीजन सबसे पहले डिसअपियर होगा? एच जोन। एच जोन डिसअपियर हो जाएगा। एम लाइन और एच जोन टोटली डिसअपियर हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों तरफ से जो थिक फिलामेंट है वो थिन फिलामेंट्स को अंदर की तरफ ला रहे हैं। दूसरा, आई बैंड भी शॉर्टन हो जाएगा। आई बैंड भी शॉर्टन हो जाएगा, क्यों? क्योंकि दोनों सार्कोमियर जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, इस तरफ का सार्कोमियर भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, दरमियान वाला भी जो हम बना रहे हैं, यानी कि ये सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो आई बैंड भी शॉर्टन हो जाएगा और एच जोन भी डिसअपियर हो जाएगा। तो याद रखिए, कॉन्ट्रैक्शन के दरमियान में दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। एक, एच जोन डिसअपियर हो जाता है, एच जोन डिसअपियर, और दूसरा आई बैंड जो है वो भी शॉर्टन हो जाता है। नंबर 2, आई बैंड शॉर्टन। आई बैंड शॉर्टन होने की वजह मैं आप लोगों को कोशिश करता हूँ बता दूं। आई बैंड शॉर्टन होने की वजह ये होती है कि ये जो ओवरलैपिंग होती है ना, प्रोटीन ओवरलैपिंग प्रोटीन, ये क्लोज आ जाती है, ये जी लाइन के क्लोज आ जाती है। जी लाइन के जब क्लोज आएंगी ना तो नॉन ओवरलैपिंग एरिया थोड़ा रह जाएगा। गौर से सुने दोबारा, जब ये जो ओवरलैपिंग प्रोटीन है ना, ये होती है दूर दूर, जैसे ये बड़ी दूर है, ये इससे इस जी लाइन से दूर है, ये भी इस जी लाइन से दूर है। लेकिन जब जो दोनों जी लाइन क्लोज आएंगी ना, तो जो थिक फिलामेंट होगा वो जी लाइन से क्लोज आ जाएगा, जिसकी वजह से आई बैंड की जगह थोड़ी रह जाती है। तो जैसे ही आई बैंड की जगह थोड़ी रह जाएगी तो हम कहेंगे आई बैंड शॉर्टन होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो कॉन्ट्रैक्शन कैरी आउट होती है हमारे जो मसल्स हैं उनमें। जी बेटा जी, समझ आई कि पिछली भी गई? आगे सर। हाँ जी गर्ल्स, अब जरा आप लोगों ने ना सिर्फ 2 मिनट का टाइम दें। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसकी एनिमेशन निकाल ली जाए। सर जी कल दिखा दीजिएगा। ना कर यार, कल दिखा दूँ? यस सर, अभी काम है। अच्छा, लेक्चर ताज़ा ताज़ा है, मैं ज़रा दिखा दूँ? चलो ठीक है, ठीक है, कोई नहीं, कल देख लेंगे, कोई मसला नहीं।